हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा पे लेक्चर नंबर 05 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा आज का। इसके अंदर बेसिकली अपने 3 नियम रहेंगे जो कि ये बताएंगे कि तत्व से यौगिक कैसे बनता है। इस बात को समझ पा रहे हो ना भाई? तत्व से यौगिक कैसे बनता है, इसके बारे में अपन को बात करनी है। इसके लिए 3 नियम दिए गए थे। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात नियम और तीसरा है स्थिर गुणित का नियम। ठीक है, ये 3 अपने पास बेसिकली नियम रहेंगे। सबसे पहला दिया था अपने पास लाउसिये ने, और दूसरा दिया था अपने पास जोसेफ प्राउस्ट ने, और तीसरा डाल्टन ने दिया था। बेसिकली अपने पास ये 3 नियम है। ठीक है, इसकी आज अपने स्टडी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और इन कंसेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं हैं तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम अपन को क्या बताते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया कि तत्व से यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो नियम है वो अपने पास कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो कि एंटोइन लावुसिये ने सन 1789 के अंदर दिया था। ठीक है, अब देखो ये नियम कहता क्या है। देखो अपने पास जो तत्व से यौगिक बनने की प्रक्रिया है, ठीक है, आज हमें पता है अगर कोई रासायनिक समीकरण दे दे तो आप मोलों की संख्या, द्रव्यमान, ठीक है, अणुओं की संख्या, सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, पर उस समय कुछ एक कथन कहे गए थे। ठीक है, उससे अपन को थोड़ा बहुत मालूम पड़ा वहां से कि तत्व से यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने द्रव्यमान संरक्षण नियम में एंटोइन लावुसिये ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है व न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि आप ना तो द्रव्यमान को बना सकते हो और ना ही द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा मीनिंग भी आप समझ सकते हैं इस नियम का, जो कि क्या कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव बराबर रहेगा। किसके? ये बराबर रहेगा सदैव अपने उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। ठीक है, बेसिकली ये बात भी अपने पास द्रव्यमान संरक्षण नियम से ही आती है, जो कि क्या कहती है कि विकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? अब जैसे देखो कुछ एक अपन उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाया तो CO2 बनी, या फिर मान लो मैंने दूसरा उदाहरण ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का ही। जैसे मान लो मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 टू गिव CO2, और एक अपने पास मान लो जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट को, मान लो मैंने गर्म किया तो ये बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, CO2 बनाने की अलग अलग विधियां ले ली। अब अगर इनसे पूछता है कि अपन को कि इस 3 अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण नियम लग रहा है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे? पहले आप निकालो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद के कुल द्रव्यमान। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, यानी कि ये नियम वैलिड है, वरना नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कार्बन का होता है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो इंटू 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस ये कितना हो गया? 32। तो ये हो गया अपने, तो ये यहाँ से अपने पास आ गया 44 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 2 32, तो 2 2 4 और 3 2 4। ठीक है, यानी 44 ग्राम यहाँ पे है, 44 ग्राम यहाँ पे है, दोनों बराबर है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू है। यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का भार होता है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन इंटू 2 और इसका आधा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? 2 से 2 कैंसिल हो गया और 16 16 हो गए 32, तो ये कितने हो गए भाई अपने पास है 44 ग्राम। यहाँ से देखो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 ये कितना हो गया? 44 ग्राम। ठीक है, तो ये भी अपने पास देखो दोनों बराबर है मान, तो इस वजह से यहाँ पर भी द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। इसमें देखो कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा भाई? 40 प्लस ये अपने पास हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया अपने पास? ये हो गया अपने पास 48 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 8 9 10,
हासिल 1 4 4 8 9 1 10 100 ग्राम हो गया। ये भी 100 होना चाहिए। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये हो गया 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 32 है। तो 6 2 अपने पास हो गए 8 2 10 0 हासिल 1 4 5 6 और 3 9 और 1 10, तो 100 ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या है, जो अपने पास है अभिकारकों का द्रव्यमान है, ठीक है, वो बराबर किसके अपने पास है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। अर्थात यहाँ पर भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। बेसिकली अपन को समझ में आ गई होगी ये बात तो, कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है और अपने पास है जो उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, बस ये एंटोनी लावुसियन ने अपने नियम के अंदर कहा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब इसको कथन के द्वारा इन्होंने कह दिया। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि कई बार अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो अभिक्रिया को बिना संतुलित किए, मान लो आपने अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया, तो संतुलित नहीं करोगे तो तब तक क्या होगा, दोनों तरफ के जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कितना है अपने पास कार्बन 1 है, यहाँ भी कितना है कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3। ठीक है, तो दोनों तरफ के परमाणु की संख्या है वो आपके समान रहनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम पे, ताकि अपन को और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि यदि 4.2 ग्राम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ 10 ग्राम HCl विलयन डाल दिया जाए तो 2.2 ग्राम CO2 वातावरण में उड़ जाती है। बचे अवशेष का द्रव्यमान 12.0 ग्राम है, तो सिद्ध करें कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अपने पास इसका सॉल्यूशन बड़ा ही इजी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ आपने HCl का विलयन मिला दिया। ये एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल क्षार है, तो दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे लवण बनेगा। लवण देखो सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना लेंगे NaCl प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये कार्बोनिक अम्ल बनेगा, और कार्बोनिक अम्ल जनरली क्या होता है, अस्थिर होता है, तो ये अपने पास है H2O प्लस CO2, ये इसका निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अपना कितना है, अपने लिया है 4.2 ग्राम। ठीक है, HCl कितना लिया है 10 ग्राम, और इन्होंने क्या बोला है अपन को कि वातावरण में जो CO2 उड़ रही है, ठीक है, ये CO2 उड़ेगी, तो इसका द्रव्यमान अपन को दे रखा है 2.2 ग्राम, और बचे अवशेष यानी H2O और NaCl इसका कितना दे रखा है अपन को, बचे अवशेष का है 12 ग्राम। ठीक है, तो अपन को देखना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम यहाँ पे लागू है कि नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए अपने पास है, अभिकारक या फिर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए किसके, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 4.2 प्लस 10 भाई 4.2 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 14.2 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से उत्पादों का देखो कितना होता है, उत्पादों का कितना होगा भाई, CO2 उड़ रही है उसका तो 2.2 ग्राम है, प्लस बचे अवशेष का कितना है 12 ग्राम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपने पास 14.2 ग्राम, जो कि दोनों अपने पास बराबर है। अतः यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास स्थिर अनुपात के नियम के ऊपर चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं स्थिर अनुपात के नियम की ओर, जिसमें अपन को बेसिकली क्या पढ़ना होगा, यही कि भाई तत्वों से यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1798 के अंदर दिया था। ये नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा को बाद में देखेंगे, एक उदाहरण देखो पहले। जैसे कि मान लो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के CO2 बना दी। मान लो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में आधा मोल ऑक्सीजन मिला के और CO2 बना दी। या मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना दी। CO2 का बनाने का देखो अलग अलग तरीका है, स्रोत अलग अलग है। ठीक है, पर यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना है, देखो ये 12 और ऑक्सीजन का देखो 16 होता है, 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32। ये कितने से कट रहा है, ये कट रहा है 3:8 में। ठीक है, 4 से काट दो इसको,
तो 3:8 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का तो द्रव्यमान अपने पास अनुपात है वो कितना है, 3:8 है, जो कि सारों में सेम है, सारों में सेम है। अगर अपने पास देखो द्रव्यमान का अपने पास अगर अनुपात अगर स्थिर हो जाता है तो वहाँ पे अपने पास उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, भौतिक रासायनिक सारे गुण द्रव्य उनके सेम होंगे। जैसे मान लो CO2 में से आपने यहाँ से CO2 बनाई, यहाँ से तीनों ही अपने स्रोत है वो अलग अलग रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, परंतु उनकी सुगंध, उनके गलनांक, क्वथनांक सारे के सारे बराबर रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, यह निर्भर नहीं करता है कि वह किस स्रोत से प्राप्त किया गया। बड़ी यही इजी इनकी कथन है। देखो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व हैं, इनके अनुपात सदैव समान रहते हैं, ठीक है, सदैव समान रहते हैं। यह निर्भर नहीं करता है कि वह किस स्रोत से प्राप्त किया गया। स्रोत देखो अलग अलग है, किसी में कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाया, किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आधा अपने पास मोल यहाँ पे क्या बना है, ऑक्सीजन को मिलाया तब CO2 बना है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, यानी स्रोत अलग अलग रहे हैं, पर सारों में क्या है, अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है द्रव्यमानों का वो 3:8 है, ठीक है। सभी भौतिक रासायनिक गुणधर्म तीनों कार्बन डाइऑक्साइड के समान रहने वाले हैं, बस इन्हीं का यही कथन है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं लेता हूँ जल के, आपको बोले कि जल के अलग अलग सैंपल लेके आओ, मान लो आप में से किसी ने नदी का सैंपल उठाया, ठीक है, नदी जल ले लिया, किसी ने मान लो यहाँ पे समुद्री जल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे समुद्री जल ले लिया, किसी ने मान लो तालाब का जल ले लिया, किसी ने मान लो यहाँ पे कुएं का जल ले लिया, ठीक है, कुएं का अपने पास जल ले लिया, या फिर मान लो उसने कहीं से ही वर्षा का जल ले लिया, ठीक है, किसका जल लिया है, वर्षा जल लिया है, या फिर मान लो गंगा जल लिया है, ठीक है, गंगा जल लिया है। तो इन सारों में क्या होगा, जल के अंदर H2O के अणु रहेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो 2 अनुपात कितना रहेगा, 8 है, यानी 1:8 नहीं, यहाँ पे 16 होगा ना, तो 1:8 है। ये इनका क्या रहेगा, स्थिर अनुपात रहेगा। कोई सा ही जल ले लो आप, कोई से जल का सैंपल लोगे, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो समान रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो एक जगह पे अपने पास ये नियम लागू नहीं होता है, कौन सा, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गुना ले लिए और ऑक्सीजन O2 लिया, तो मान लो मेरे पास बन गया H2O, ऑक्सीजन 1 ले लो चलो, ठीक है, एक बार मान रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना रहे हैं, ठीक है। अब यही मान लो ये हाइड्रोजन 1 और 1 यानी प्रोटियम है, इसी का ही मैं अगर समझता निकलूँ तो क्या हो जाएगा, 2H1 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो ये भी क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, H2O बनेगा। बस भार देखो, इसमें भार कितना है 1 ग्राम, इसमें कितना है 2 ग्राम, ठीक है। अब इनका देखो यहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ कितना हो गया 16, तो यहाँ कितना हो गया 1:8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 के ऊपर 2 है तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात अपने पास 16 हो जाएगा, तो ये कितना बैठेगा 1:4 बैठेगा। देख लो अनुपात अलग अलग हो गए, ठीक है। दिखने में देखो यौगिक एक जैसे हैं, इसको आप D2O से रिप्रेजेंट करते हो, भारी जल है ये D2O, ठीक है, भारी जल है, ठीक है, ये सामान्य जल है, तो दोनों के भौतिक रासायनिक गुण सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। पर ये नियम यहाँ पे देखो फेल हो रहा है ना, इस जगह पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपने क्या लिया, ड्यूटीरियम ले लिया, ठीक है, जो कि उसका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो प्रोटियम में तो क्या होता है 1 ग्राम भार होता है, ड्यूटीरियम में 2 ग्राम होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 होती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 और यहाँ पे 1:4 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान जो है अपने पास अनुपात है वो अलग अलग हो गया, और अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक जगह पे नहीं लगता, बाकी सारी जगह पे आप लगा सकते हो, जहाँ पे अपने पास रस समीकरण मितीय जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, वहाँ पे ये सारे नियम वैलिड हो सकते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम पे, ताकि अपन को ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 1.80 ग्राम किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो वह अपना 3.0 ग्राम
ऑक्साइड बनाता है वह इसी समान 1.5 ग्राम धातु को भाप में गर्म करने पर 2.50 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाता है, तो क्या यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है या नहीं। यहाँ पे देखो अपन को बेसिकली क्या करना है कि एक अपने पास धातु है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये इन्होंने क्या किया है, धातु का ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास ये धातु का ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, वैसे यहाँ 2 लगा के वगैरह वगैरह ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि 1.80 ग्राम किसी धातु, तो इसका जो भार है वो 1.80 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह अपना जो धातु ऑक्साइड है वो कितना है, 3.0 ग्राम है। ठीक है, ये अपने पास है। अब उसी में ही देखो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने अपने को एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर इसी धातु को मैं क्या करता हूँ, गर्म भाप के साथ, गर्म भाप में अगर उबालता हूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे इसका ऑक्साइड बनता है। तब यहाँ पे जो धातु का जो अपने को भार दे रखा है वो 1.5 ग्राम है, और यहाँ पे ये जो अपन को दे रखा है कितना है, 2.50 ग्राम है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे इन दोनों स्थितियों को कंपेयर करते हुए बताना है कि यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम लागू हो रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन को बेसिकली यहाँ पे m अनुपात O और यहाँ पर भी m अनुपात O, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पे लागू होगा। धातु का देखो भार कितना है, धातु का हो गया 3, धातु का अपने पास 3 नहीं, धातु का तो अपने पास है 1.8 अनुपात। ऑक्सीजन का कितना होगा बताओ, ऑक्सीजन का कितना होगा भाई, पूरे टोटल का कितना है, 3 ग्राम है। माइनस कर दो इसमें से धातु का कितना है 1.8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.8 है अनुपात, ये कितना हो जाएगा अपने पास है, ये बेसिकली अपने पास बैठेगा 1.2। ठीक है, यहाँ से 1.2 हो गया ना। अब देखो इसको सरलतम बनाने के लिए भाई ये बात समझ में आ गई ना कि अपन को m अनुपात हो चाहिए। देखो धातु का तो है अपने पास 1.8, ठीक है, अनुपात अपन को ऑक्सीजन का चाहिए, तो टोटल है 3.0 ग्राम। माइनस कर दो यहाँ से धातु का, तो अपने पास 1.8 माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा यहाँ से अनुपात। अब देखो इसको सरलतम बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो छोटा अंक है उससे दोनों तरफ क्या कर दो, यहाँ पे भाग कर दो, तो ये इससे कैंसिल होगा तो 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 18, ये 1.2, ये पॉइंट आप हटा सकते हो यहाँ से, और अगर 6 का डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1.5, तो ये 1.5 हो गया। तो 1.5 अनुपात 1 आ रहा है, वहाँ देखो कितना होता है, धातु का तो कितना हो गया 1.5 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई 2.5, तो टोटल का है धातु ऑक्साइड का, जिसमें से धातु का घटा दो माइनस 1.5, तो 1.5 अनुपात ये कितना हो जाएगा, देखो 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास ये और ये दोनों बराबर हो गए, अतः यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पे ये थी कि धातु ऑक्साइड का जो अपन अनुपात निकालेंगे m अनुपात O, तो धातु का तो है पर ऑक्सीजन का कैसे निकाले, टोटल अपने पास ये है, इसमें से क्या करो धातु का घटा दो तो आपके पास अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास ये है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने अगले नियम स्थिर गुणित का नियम के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए। तो अगले नियम की ओर चलते हैं, जो कि है गुणित अनुपात का नियम, जिसे जॉन डाल्टन ने सन 1803 के अंदर दिया था। और ये क्या कहते हैं उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, पहले एक उदाहरण के द्वारा इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया, और मिला के मान लो मैंने 2 यौगिक बना दिए, एक तो मैंने H2O यानी जल बना दिया, एक मान लो मैंने H2O2 यानी यहाँ पर मैंने पेरोक्साइड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेरोक्साइड बना दिया। तो अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस जगह पे जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना बैठेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो लगभग 1:8 के आसपास ये हो रहा है। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, एक का 1 ग्राम होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 होता है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये हो गया 1:16। तो यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन के देखो अनुपात स्थिर है दोनों यौगिक में, पर ऑक्सीजन के अलग अलग है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात होंगे वो कितने होंगे, देखो ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात अपने पास बैठेंगे 8:16 यानी 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही नियम है कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों से आप क्या करते हो, 2 तत्वों से या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तत्वों से आप 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे जो स्थिर अपने पास द्रव्यमान का जो स्थिर द्रव्यमान का जो अपने पास तत्व होगा,
ठीक है, वो क्या होगा, जो अस्थिर द्रव्यमान के साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस अस्थिर द्रव्यमान के जो तत्व होंगे उनका जो अपने पास द्रव्यमान का क्या होगा, जो अनुपात होगा वो सरलतम में पूर्णांक गुणांक की होगा बराबर, ठीक है, एकदम छोटे छोटे अपने पास अंक मिलेंगे यहाँ पे अनुपात में। तो यही मैं कि इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले अस्थिर द्रव्यमान के अनुपात छोटे एवं सरलतम पूर्णांक गुणांक होंगे। एकदम छोटी सी बात है, ये कुछ नहीं है भाई। अगर दो तत्व हैं उनसे आप मान लो दो यौगिक बनाए, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जो अनुपात अपने पास द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या स्थिर है, और अस्थिर किसका है, ऑक्सीजन का। तो अस्थिर वालों का जो द्रव्यमान होगा वो एकदम सरलतम होगा, छोटे छोटे अंक होंगे 1 से लेकर 5 तक के बीच में, ठीक है, एकदम पूर्णांक गुणांक भी होंगे, ठीक है, ये बात है। तो यही तो है, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले अस्थिर द्रव्यमान, ये अस्थिर द्रव्यमान है, इनका जो अनुपात होगा वो छोटे एवं सरलतम पूर्णांकों के अनुपात होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे, मान लो सल्फर को और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया और मान लो आपने दो यौगिक बना दिए यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यहाँ पर देखो सल्फर से ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का अपने पास है 32 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से देखें तो सल्फर का 32, सल्फर टू ऑक्सीजन का, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 हो गया क्या भाई ये, तो ये अपने पास हो गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सल्फर का क्या है, अनुपात है बराबर है, तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना बैठेगा, देखो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32:46 है, तो ये कितना हो गया अपने पास, 16 से काट दो तो ये हो गया 2:3, जो कि क्या एकदम सरलतम अनुपात है, ठीक है। एक उदाहरण और लेना है, ठीक है। तो बस ये तो बात है भाई, दो तत्व जब मिलेंगे, दो या दो से अधिक अगर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से स्थिर अनुपात के साथ जो अस्थिर द्रव्यमान है, ठीक है, उनको अपन को क्या करना है, उनका जब अनुपात निकालोगे तो वो एकदम सरलतम छोटे छोटे अंक होंगे, ठीक है। बेसिकली यही बात है। देखो इसका एक और कर लेंगे अपने, यहाँ पे एक इसका और उदाहरण कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए आपकी, ठीक है। स्टेटमेंट को बाद में पढ़े, पहले उदाहरण देख ले, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ यहाँ से, ये उदाहरण बढ़िया बैठेगा। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे जो यौगिक बन रहे हैं वो मान लो है N2O, एक मान लो मेरे पास है NO, एक मान लो मेरे पास है N2O3, एक मान लो मेरे पास है NO2, एक मान लो मेरे पास यहाँ पे है N2O5। तो ये मेरे पास अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आ गए, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यौगिक हो गए। तो दो या दो से अधिक तत्व क्या हुए यहाँ पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या किए इन्होंने 5 यौगिक बना के दे दिए। अब यहाँ से देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो देखो कितना बैठता है, नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो देखो, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, एक का होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28, एक ऑक्सीजन का 32। यहाँ से देखो नाइट्रोजन का कितना होगा अपने पास 14, एक नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन भी एक है तो 16। यहाँ से देखो नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम। यहाँ कितना होगा, नाइट्रोजन 1 है तो 14, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है अपने पास 2 है तो कितना हो जाएगा 32। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन है 5, ऑक्सीजन है यहाँ पे अपने पास 5, तो 5 ऑक्सीजन है अपने पास 16 इंटू 5 कर दो, ये हो जाएगा 30, 5 3 80, ठीक है। तो टोटल अपने पास ये हो गया 80, ये हो गया 80 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से किसी एक को अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्थिर करना पड़ेगा उसका द्रव्यमान, तो स्थिर करो। नाइट्रोजन का कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 14 को 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, यहाँ कर रहे हो तो वहाँ भी तो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, नहीं 32 है तो वो 32 कैसे होगा, वो 16 ही होगा ना अपने पास, हाँ। तो ये 28 है, ये इसको 2 से गुणा कर दो तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 64 ग्राम हो गया क्या। देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये 28, ये 28, ये 28, ये 28, ये 28। नाइट्रोजन का अपने पास द्रव्यमान फिक्स हो गया, तो अस्थिर वाले द्रव्यमानों का जो अपने पास अनुपात होगा वो सरलतम पूर्णांक गुणांक होंगे। देख सकते हो 16,
अनुपात 32, अनुपात 48, अनुपात 64, अनुपात 80। 16 से कट रहा है ये, 1:2, अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5। ठीक है, एकदम सरलतम है। तो बस यही है कि 2 या 2 से अधिक अगर अपने पास है यहाँ पे तत्व है वो मिलके, ठीक है, यौगिक बनाते हैं, तो वहाँ पे एक से अधिक जब यौगिक बनेंगे तो स्थिर द्रव्यमानों के साथ जो अस्थिर वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो अनुपात होगा वो सरलतम और पूर्णांक गुणांक होगा। ठीक है, एकदम पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 1.5, 1.8 ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एकदम फिक्स 1, 2, 3, 4, 5 तक छोटे छोटे अपने पास गुणांक हो गए। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आज अपन ने 3 यहाँ पे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जाना, जो कि बताते हैं कि तत्व से यौगिक कैसे बनता है। अब यहाँ से क्या हो गई, गांठ खुल गई। तो अपने अब क्या करेंगे, आगे जो अध्ययन होगा वो पूरा इसी पे ही रहेगा कि तत्व से यौगिक कैसे बनता है। और आज मॉडर्न ज़माने में अपन क्या क्या जानते हैं एक रासायनिक समीकरण दी हुई हो तो। ठीक है, तो अब अपना जो अगला लेक्चर है वो तो इसी पे रहेगा, मोल संकल्पना पे रहेगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, उसको पढ़े बिना तो भाई वो चैप्टर क्या ही कहना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा मोल अवधारणा पे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय रास्ता।